आज हम दोबारा शुरू करने जा रहे हैं अपना नया टॉपिक। और आज का हमारा टॉपिक है हाइपोथायरॉयडिज्म। ये जो टॉपिक है ये बहुत ही कॉमन है, क्योंकि जो अपनी जो पॉपुलेशन है उसके अंदर थायराइड ग्लैंड से रिलेटेड जो डिसऑर्डर है, चाहे वो हाइपोथायरॉयडिज्म हो चाहे वो हाइपरथायरॉयडिज्म हो, वो बहुत मोस्ट कॉमन है और काफी लोगों के अंदर ये आजकल देखने को मिल रहा है। ये मेडिकल सर्जिकल का टॉपिक है और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और जितने भी टेस्ट होते हैं, चाहे वो एचजीपीजे हो, नॉट सेट हो, ठीक है, आरएमएल का पेपर हो, जीएमसीएच हो, जितने भी सेंटर लेवल के हो, इवन राजस्थान गवर्नमेंट के हो चाहे यूपी गवर्नमेंट के हो, उसके अंदर ये जो टॉपिक है इसके क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो अपन स्टार्ट करते हैं आज का अपना नया टॉपिक, हाइपोथायरॉयडिज्म। तो हाइपोथायरॉयडिज्म जो होता है, इसको पढ़ने से पहले अपन एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन ले लेते हैं अपने किसके बारे में, थायराइड ग्लैंड के बारे में। ठीक है, जो थायराइड ग्लैंड होती है ना, ये बटरफ्लाई शेप की ग्लैंड होती है। ठीक है, बटरफ्लाई शेप ग्लैंड होती है जो ट्रेकिया के दोनों साइड में होगी। इसके अंदर जो सेल्स प्रेजेंट होती है, इसके अंदर सबसे पहली जो सेल आती है वो आती है फॉलिकुलर सेल। ठीक है, सबसे पहली जो सेल आती है वो आती है अपने पास के अंदर फॉलिकुलर सेल। दूसरी आती है अपने पास के अंदर सी सेल। ठीक है, सी सेल्स आती है, या फिर अपन इसको बोलते हैं पैरा फॉलिकुलर सेल्स। क्या बोलते हैं? पैरा फॉलिकुलर सेल्स बोलते हैं। जो फॉलिकुलर सेल्स होती है ना, ये क्या रिलीज करती है? ये रिलीज करती है T3 और T4। ठीक है, जबकि जो सी सेल्स होती है ना, ये क्या रिलीज करती है? रिलीज करती है कैल्सिटोनिन। ठीक है, और इन सब हार्मोन को एक्टिवेट करने के लिए एक हार्मोन आता है जिसका नाम होता है TSH, जिसकी फुल फॉर्म होती है थायरोस थायरोक्सिन स्टिमुलेटिंग हार्मोन या थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ठीक है, ये कहां से निकलता है? ये निकलता है पिट्यूटरी ग्लैंड से। ठीक है, अब जो मास्टर ऑफ मास्टर और ग्लैंड होती है वो होता है हाइपोथैलेमस। मास्टर ग्लैंड होती है अपने पास के अंदर पिट्यूटरी, और पिट्यूटरी से रिलीज होगा TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। और TSH किसको रिलीज करवाएगा? TSH आकर सिग्नल देगा थायराइड ग्लैंड को। थायराइड ग्लैंड के अंदर दो सेल्स होती है, पहली होती है फॉलिकुलर सेल्स जो कि T3 T4 को रिलीज करेगी। सेकेंड सेल होती है सी सेल या फिर पैराफोरिकुलर सेल्स जो कैल्सिटोनिन को रिलीज करेगी। ठीक है, कैल्सिटोनिन रेस्पॉन्सिबल होता है कैल्शियम के लिए अपनी बॉडी के अंदर। अब अपन बात करते हैं अपने मेन टॉपिक की तरफ। ठीक है, अपन ने अभी जो देखा वो ब्रीफ इंट्रोडक्शन था एनाटॉमी का, किसका? थायराइड ग्लैंड का। अब अपन बात करते हैं अपने मेन टॉपिक की, जो कि हाइपोथायरॉयडिज्म। ठीक है, तो हाइपोथायरॉयडिज्म का जो इंट्रोडक्शन अपन लेते हैं, हाइपोथायरॉयडिज्म रेफर्स टू द डिक्रीज प्रोडक्शन ऑफ हॉर्मोन्स इन द थायराइड ग्लैंड। ठीक है, जो हाइपोथायरॉयडिज्म होता है ना, इसके अंदर क्या होता है, जब अपन इसको पढ़ते हैं ना, तो इसके अंदर क्या देखने को मिलेगा कि जो थायराइड ग्लैंड है ना, वो प्रोडक्शन कम कर देगी T3 और T4 का। ठीक है, अब जब T3 T4 का फंक्शन कम हो जाएगा, तो उसके कारण क्या होगा, जो थायराइड ग्लैंड के जो फंक्शन है वो भी क्या हो जाएंगे? कम हो जाएंगे। तो उसको अपन बोलते हैं हाइपोथायरॉयडिज्म। ठीक है, इसके अंदर क्या होगा, अगर मैं आपको एक बेसिक फीचर के रूप में बताना चाहूँ ना, तो इसके अंदर क्या होगा, हाइपोथायरॉयडिज्म के अंदर जब अपन TCH का लेवल देखेंगे ना, तो TCH का लेवल तो ज्यादा आएगा, बट अपन जब T3 और T4 का लेवल देखेंगे ना, तो वो क्या आएगा? कम आएगा। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है कि जो TSH है वो तो कहां से निकल रहा है? वो निकल रहा है पिट्यूटरी ग्लैंड से, और पिट्यूटरी तो अपना फंक्शन ढंग से कर रही है, इसलिए क्या TSH का लेवल तो ठीक है ना, बट जो थायराइड ग्लैंड है वो अपना फंक्शन ढंग से नहीं कर रही है, जिसके कारण क्या हो गया, T3 और T4 का लेवल कम हो चुका है हाइपोथायरॉयडिज्म के अंदर। ठीक है, तो अब अपन बात करें
ठीक है, तो अपन आगे बात करते हैं। तो इसके अंदर क्या होता है, जो थायराइड ग्लैंड होती है ना, वो अपना प्रोडक्शन कम कर देगी, और प्रोडक्शन कम होगा तो क्या होगा, T3 T4 का लेवल कम हो जाएगा। बट जो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है वो तो कहां से आ रहा है, वो तो पिट्यूटरी से आ रहा है, तो उसका लेवल नॉर्मल रहेगा या फिर क्या रहेगा, ज्यादा। ठीक है, नॉर्मल भी रह सकता है ना। तो इसके अंदर आपको बेसिक चीज क्या ध्यान रखनी है, जब अपन TSH वैल्यू चेक करेंगे ना, मतलब थायराइड के जब डायग्नोसिस के अंदर वैल्यू चेक करेंगे तो TSH तो या तो नॉर्मल आएगा या ज्यादा आ सकता है, बट जो T3 T4 है ना वो हमेशा कम आएंगे। अब अपन बात करते हैं आगे, थायराइड डेफिशिएंसी कैन अफेक्ट ऑल बॉडी फंक्शंस, कैन रेंज फ्रॉम माइल्ड सब क्लिनिकल फॉर्म्स टू एडवांस सब क्लिनिकल फॉर्म्स। मतलब क्या कहना क्या है इसके अंदर, इसके अंदर ये है कि जो थायराइड की जो डेफिशिएंसी होती है ना, वो आपकी बॉडी के अंदर या तो माइल्ड सिम्टम कॉज करेगी या फिर एडवांस सिम्टम्स मतलब कि सीवियर सिम्टम कॉज करेगी। और वो पूरा किसके ऊपर डिपेंड करेगा, वो डिपेंड करेगा हार्मोन लेवल के ऊपर। ठीक है, डिपेंड्स अपॉन हार्मोन लेवल। ठीक है, कि अब अगर बॉडी के अंदर ज्यादा कम अमाउंट के अंदर निकल रहा है, क्या मतलब बहुत ज्यादा ही कम हो चुका है थायराइड हार्मोन, तो फंक्शंस क्या हो जाएंगे, सीवियरली अफेक्टेड होंगे। अगर माइल्ड अमाउंट के अंदर कम हुआ है तो फंक्शन नॉर्मली चल सकते हैं। ठीक है, तो ये डिपेंड करेगा हार्मोन के ऊपर कि कितना लेवल कम हुआ है। अब अपन आगे बात करते हैं, जो थायराइड जो हाइपोथायरॉयडिज्म होता है ना, इसको दो टाइप से क्लासिफाई करते हैं अपन। ठीक है, दो टाइप से क्लासिफाई करेंगे। सबसे पहला होता है 1 डिग्री हाइपोटेंशन, या फिर इसको अपन बोलते हैं प्राइमरी हाइपोथायरॉयडिज्म। क्या बोलेंगे, प्राइमरी हाइपोथायरॉयडिज्म। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन करेंगे तो क्या होता है, पहला जो अपने पास में टाइप आता है वो या तो 1 डिग्री हाइपोथायरॉयडिज्म बोल सकते हैं या फिर प्राइमरी हाइपोथायरॉयडिज्म बोल सकते हैं। तो इसके अंदर अपन को क्या देखने को मिलता है, या इस टाइप में अपन को क्या देखने को मिलता है, इट अकर ड्यू टू डिस्टर्ब फंक्शनिंग ऑफ थायराइड ग्लैंड, सो T3 एंड T4 आर नॉट सिक्रीटेड। मतलब कि जो प्राइमरी जो हाइपोथायरॉयडिज्म है ना, उसके अंदर क्या अफेक्ट हुई है, उसके अंदर अफेक्ट हुई है अपनी ग्लैंड। ठीक है, बेसिक रूप से अपनी क्या अफेक्ट हुई है, ग्लैंड अफेक्ट हुई है। इसीलिए अपन ने इसको क्या नाम दिया, अपन ने इसको 1 डिग्री हाइपोथायरॉयडिज्म बोला या फिर प्राइमरी हाइपोथायरॉयडिज्म बोला, क्योंकि इसके अंदर मेनली क्या अफेक्ट हुई है, थायराइड ग्लैंड अफेक्ट हुई है, जिसके कारण क्या हो चुका है, T3 और जो T4 का लेवल है ना वो हो चुका है कम। ठीक है, तो इसके कॉजेस क्या क्या होता है, किन किन कॉज के अंदर है ना, जो ग्लैंड होती है ना वो उसका फंक्शन कम हो जाता है या ग्लैंड अफेक्ट होती है। सबसे पहले जो नाम आता है ना, वो नाम होता है हाशिमोटो थायरोडाइटिस। क्या नाम आता है, वो आता है हाशिमोटो थायरोडाइटिस। ठीक है, ये मोस्ट कॉमन कॉज है इंडिया के अंदर। मोस्ट कॉमन कॉज इन इंडिया, कि अगर इंडिया के अंदर कोई पेशेंट है, उसको अगर डायग्नोसिस होता है हाइपोथायरॉयडिज्म, तो हाईली चांसेस है उसको किसके कारण कॉज हुआ है, हाशिमोटो थायरोडाइटिस के कारण कॉज हुआ है। ये क्या होता है, ये एक ऑटो इम्यून डिजीज होती है, जिसके अंदर क्या होता है कि जो अपनी एंटीबॉडी या अपनी इम्यूनिटी होती है ना, वो जाके अपनी थायराइड ग्लैंड के ऊपर अटैक कर देती है, थायराइड ग्लैंड क्या हो जाता है, उसका फंक्शन हो जाता है कम। ठीक है, कई बार तो फंक्शन बंद भी हो जाता है, जिसके कारण क्या कॉज हो जाता है, पेशेंट को हाइपोथायरॉयडिज्म कॉज हो जाता है। सेकंड आता है एंडेमिक गोइटर। एंडेमिक गोइटर में क्या होता है, आयोडीन डेफिशिएंसी। ठीक है, जैसे कि है ना, आजकल तो बहुत कम देखने को मिलता है, ये बहुत रेयर है। बट क्या होता है ना, कि जो अपनी गवर्नमेंट है ना, गवर्नमेंट ने ना रूल निकाल रखा है कि जो नमक है ना उसके अंदर हमेशा आयोडीन मिला हुआ होना चाहिए। इसलिए आपने नाम सुना होगा आयोडीन युक्त नमक। ये जो भी इसका जो प्रचार वगैरह करते हैं उसके अंदर हमेशा वो इस वर्ड को यूज करता है, आयोडीन युक्त नमक। क्यों, क्योंकि जो आयोडीन होता है ना वो बहुत रेस्पॉन्सिबल होता है या बहुत मेन होता है थायराइड ग्लैंड के लिए। अब अगर थायराइड ग्लैंड को एक सफिशिएंट अमाउंट के अंदर आयोडीन नहीं मिलेगा ना, तो थायराइड ग्लैंड क्या करेगी, अपना फंक्शन कर देगी कम। तो जिसके कारण क्या होगा, जैसे फंक्शन कम हुआ
तो अपनी जितनी भी जो बॉडी फंक्शनिंग है वो क्या होने लग जाएगी, अफेक्टेड होने लग जाएगी। ठीक है, और यहाँ पर एक नाम आया एंडेमिक, ये सब जगह नहीं है, पर्टिकुलर कुछ एनवायरमेंट ऐसे हैं या फिर पर्टिकुलर कुछ स्टेट है या फिर आप ऐसे कह लो पर्टिकुलर कुछ एरियाज है जहां पर ये देखने को मिलता है, ये इंडिया के अंदर बिल्कुल भी कॉमन नहीं है। अब आता है गोइट्रोजेनिक फूड। ठीक है, गोइट्रोजेनिक फूड वो होता है कि जो कि क्या करते हैं, गोइटर को बनाने में, ये मतलब गोइटर की जो डिजीज होती है ना उसको बढ़ाने में बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं। जैसे कि आपने नाम सुना होगा कैबेज। ठीक है, कैबेज, जो कैबेज आती है ना अपने पत्ता गोभी, पत्ता गोभी क्या करती है, आयोडीन डेफिशिएंसी कराती है, और आयोडीन डेफिशिएंसी कारण क्या कॉज हो जाता है, गोइटर कॉज हो जाता है, और गोइटर होने के कारण पेशेंट को इनडायरेक्टली क्या कॉज हो जाएगा, हाइपोथायरॉयडिज्म कॉज हो जाएगा। फिर आता है अपने पास के अंदर कुछ ड्रग्स जो कि क्या कॉज कराती है, प्राइमरी हाइपोथायरॉयडिज्म कॉज कराती है। यहां पर नाम लिखा है अमियाड्रोन। ठीक है, जो अमियाड्रोन जो ड्रग होती है ना, ये आरिथमिया की ड्रग होती है। ठीक है, ये आरिथमिया के की ड्रग होती है, जब जो हार्ट की जो पंपिंग होती है या फिर अपन बोलते हैं जो हार्ट रिदम होती है ना, वो जब इनरेगुलर हो जाती है ना तो उसको अपन बोलते हैं आरिथमिया। तो उसको ठीक करने के लिए अपन ड्रग देते हैं अमियाड्रोन, और अमियाड्रोन का कॉज करा देती है पेशेंट के अंदर, हाइपोथायरॉयडिज्म कॉज करवा देती है। तो ये जो अपने पास था, ये था अपने पास के अंदर 1 डिग्री हाइपोथायरॉयडिज्म, या फिर इसका नाम दिया था अपन ने प्राइमरी हाइपोथायरॉयडिज्म। ठीक है, जिसके अंदर क्या था, मेनली ग्लैंड अफेक्टेड थी, और ग्लैंड अफेक्टेड होने के कारण क्या हुआ, T3 T4 का लेवल क्या हो चुका है, कम हो चुका है। और जो प्राइमरी हाइपोथायरॉयडिज्म था ना, उसका मोस्ट कॉमन कॉज क्या था, उसका मोस्ट कॉमन कॉज था हाशिमोटो डिजीज, जो कि एक ऑटो इम्यून डिजीज होती है, जो कि क्या करेगी, थायराइड ग्लैंड पे अटैक करेगी एंटीबॉडी, और अपनी खुद की थायराइड ग्लैंड को क्या कर देगी, खराब कर देगी, जिसके कारण क्या हो जाएगा, पेशेंट के जो हार्मोन है T3 T4 वो कम हो जाएंगे, और पेशेंट को क्या कॉज हो जाएगा, पेशेंट को हाइपोथायरॉयडिज्म कॉज हो जाएगा। अब अपन बात करते हैं सेकेंडरी हाइपोथायरॉयडिज्म की। ठीक है, अपन क्या बात करते हैं, अब अपन बात करते हैं सेकेंड डिग्री हाइपोथायरॉयडिज्म की। जो सेकेंडरी हाइपोथायरॉयडिज्म होता है ना, या सेकेंड डिग्री हाइपोथायरॉयडिज्म जो होता है ना, इसको अपन सेकेंडरी हाइपोथायरॉयडिज्म भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, अपन बोलते हैं सेकेंडरी हाइपोथायरॉयडिज्म। क्या बोलते हैं अपन उसको, बोलते हैं सेकेंडरी हाइपोथायरॉयडिज्म। ठीक है, जो सेकेंडरी हाइपोथायरॉयडिज्म होता है या फिर जो सेकेंड डिग्री हाइपोथायरॉयडिज्म होता है ना, ये क्यों होता है, इट अकर्स ड्यू टू द डिस्टर्ब फंक्शनिंग ऑफ हाइपोथैलेमस और एंटीरियर पिट्यूटरी। ठीक है, तो यहां पर क्या हुआ कि जो सेकेंड डिग्री हाइपोथायरॉयडिज्म है ना, उसके अंदर क्या अफेक्ट हुआ है, उसके अंदर एक तो हाइपोथैलेमस अफेक्ट हुआ है, या फिर क्या अफेक्ट हुआ है, एंटीरियर पिट्यूटरी अफेक्ट हुई है। ठीक है, जो हाइपोथैलेमस होता ना, ठीक है, हाइपोथैलेमस को अपन क्या बोलते हैं, इसको अपन बोलते हैं मास्टर ऑल ग्लैंड। ठीक है, इसको अपन क्या बोलते हैं, मास्टर ऑल ग्लैंड बोलते हैं अपन हाइपोथैलेमस को। ठीक है, जबकि जो पिट्यूटरी होती है ना, ठीक है, जो पिट्यूटरी ग्लैंड होती है ना, इसको अपन क्या बोलते हैं, इसको अपन बोलते हैं मास्टर ग्लैंड। ठीक है, सबसे पहले तो हाइपोथैलेमस एक्टिवेट होगा, हाइपोथैलेमस किसको एक्टिवेट करेगा, एंटीरियर पिट्यूटरी को एक्टिवेट करेगा। ठीक है, और एंटीरियर पिट्यूटरी जब अफेक्ट होगी ना, मतलब एक्टिव होगी, तो वो किसको क्या रिलीज करेगी, वो रिलीज करेगी TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। और जैसे थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन एक्टिवेट होगा ना, तो वो किसको एक्टिवेट करेगा, वो जाके एक्टिवेट करेगा किसको, T3 T4 को। और जैसे T3 T4 निकलेंगे तो वो अपना नॉर्मल बॉडी फंक्शनिंग
करवाएंगे। बट यहाँ पर क्या हो चुका है, या तो हाइपोथैलेमस अफेक्ट है या पिट्यूटरी ग्लैंड अफेक्ट है, तो इनडायरेक्टली क्या हो चुका है, यहाँ पर T3 जो TSH है वो निकलेगा ही नहीं, और जब TSH नहीं निकलेगा तो फिर T3 T4 भी नहीं निकलेंगे। ठीक है, तो इसके जो कॉजेज होते हैं ना, इसके कॉजेज के अंदर सबसे पहला आता है शहीन सिंड्रोम। ठीक है, शहीन सिंड्रोम के अंदर क्या होता है, क्या ना, इसकी जो ब्लड सप्लाई होती है ना, या तो हाइपोथैलेमस की या फिर एंटीरियर पिट्यूटरी की ब्लड सप्लाई क्या हो जाती है, बंद हो जाती है, ब्लड सप्लाई स्टॉप। ठीक है, या तो ब्लड सप्लाई बिल्कुल ही बंद हो जाएगी या फिर कम हो जाएगी। जैसे किसी पेशेंट को स्ट्रोक हो गया, हाइपोथैलेमिक स्ट्रोक हो गया, तो हाइपोथैलेमस काम ही नहीं करेगा। अब जब हाइपोथैलेमस काम नहीं करेगा तो पिट्यूटरी एक्टिवेट नहीं होगी, और पिट्यूटरी एक्टिवेट नहीं होगी तो बाकी की कोई सी ग्लैंड एक्टिवेट नहीं होगी। ठीक है, या फिर ये हो सकता है कि आथेरोस्क्लेरोसिस के कारण क्या होगा, ब्लड सप्लाई रुक गई हाइपोथैलेमस की या पिट्यूटरी ग्लैंड की, तो उसने अपने सिक्रीशन बंद कर दिए, और उसके सिक्रीशन बंद हुए तो T3 T4 भी बंद हो गया। तो कुल मिला के ब्लड सप्लाई का स्टॉप हो जाना हाइपोथैलेमस की या फिर पिट्यूटरी ग्लैंड की, उसको अपन क्या बोलते हैं, उसको अपन बोलते हैं शहीन सिंड्रोम। ठीक है, इसके बाद में अपने पास के अंदर आता है सीमन डिजीज। क्या आता है इसके बाद में अपने पास के अंदर आएगा शिमन डिजीज। ठीक है, शिमन डिजीज आती है। अब जो शिमन डिजीज होती है ना, ये नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव डिजीज होती है। एक सेकंड, मैं इसको थोड़ा अच्छे से लिख देता हूं। पिट्यूटरी डैमेज। ठीक है, तो जो ये अपने पास के अंदर जो सीमन डिजीज आती है ना, सीमन डिजीज क्या होती है, नॉन ऑब्स्ट्रक्टिकल कॉज ऑफ पिट्यूटरी डैमेज। मतलब कि जो जो सीमन डिजीज है, इसके अंदर क्या होगा कि जो थायराइड ग्लैंड है ना, वो अपना साइज कम कर देगी। अगर साइज कम नहीं करेगी तो अपने फंक्शन कम कर देगी, और वो किसी भी सर्जिकल ट्रॉमा या ऐसी कोई अदर डिजीज के कारण नहीं होगा, ये ऑटोमेटिकली अपना साइज कम कर देगी या अपने आप को डिस्ट्रॉय कर लेगी या ऑटोमेटिकली फंक्शन कम कर देगी, तो उसको अपन बोलते हैं सिमन्स डिजीज। अब जब उसने अपने सारे फंक्शन ही कम कर दिए तो ऑटोमेटिकली T3 T4 का लेवल क्या हो जाएगा, बॉडी के अंदर कम हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद में आता है क्रेनियल रेडिएशन। ठीक है, क्रेनियल रेडिएशन के अंदर क्या होता है कि जब कैंसर थेरेपी अपन देते हैं ना, ठीक है, कौन सी थेरेपी देते हैं, अपन देते हैं कैंसर थेरेपी, और कैंसर थेरेपी के अंदर भी सबसे मेन होती है रेडियोथेरेपी। ठीक है, जब अपन रेडियोथेरेपी देते हैं ना, तो उसके अंदर अपन क्या करते हैं, टारगेटेड देते हैं कि जहां पर सेल बन रखी है ना, वहीं पर टारगेट करना रेडिएशन को। तो उसके कारण क्या होता है ना, अब रेडिएशन अकेला उस सेल को तो मारेगा नहीं, उसके आसपास जितनी भी सेल है वो भी डैमेज होगी। ठीक है, जब जैसे अपन कीमोथेरेपी पढ़ते, रेडिएशन पढ़ते हैं ना, तो इनका मोस्ट कॉमन जो साइड इफेक्ट होता है हेयर लॉस होता है। ठीक है, जो जो अपनी ये मान लो जो हेल्दी सेल्स होती है उनका नेक्रोसिस होता है ना। तो अब आप फॉर एग्जांपल ले लीजिए, कोई पेशेंट है, उसको गले के अंदर या मान लीजिए इसोफेजियस कैंसर हो गया, तो अब इसोफेजियल कैंसर हुआ तो उसको क्या हुआ, रेडिएशन थेरेपी हुई। तो अब जो रेडिएशन बीम है वो कहाँ लगेगी, गले के ऊपर लगेगी। अब गले के अंदर तो अपने पास में वोकल कॉर्ड भी है, ट्रैकिया भी है, इसोफेगस भी है, थायराइड ग्लैंड भी है, तो वो इनडायरेक्टली क्या हो जाएगा, थायराइड ग्लैंड क्या हो जाएगी, डैमेज हो जाएगी, जिसके कारण क्या होगा, जो T3 T4 का लेवल है बॉडी में हो जाएगा कम। आई होप आपको ये दोनों जो टाइप है वो समझ में आए होंगे इसके। अब अपन बात करते हैं वन बाय वन करके इसके क्लिनिकल फीचर्स की। तो इसके क्लिनिकल फीचर्स है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे जो इंपॉर्टेंट क्लिनिकल फीचर जो आता है ना हाइपोथायरॉयडिज्म का, वो आता है बेसिक मेटाबॉलिक रेट डिक्रीज। कि जो पेशेंट की जो BMR होती है ना, बेसिक मेटाबॉलिक रेट, वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, अब जब उसका क्या हो चुका है, बेसिक मेटाबॉलिक जो रेट है वो कम हो गई, तो उसका वेट क्या होने लग जाएगा, गेन। ठीक है, ये 5 स्टार लगा लेना कि जो हाइपोथायरॉयडिज्म है उसका क्लासिकल जो फीचर होता है, जो क्लासिकल साइन क्या होता है कि पेशेंट का क्या बढ़ने लग जाता है, वेट बढ़ने लग जाता है। और वो क्यों बढ़ता है कि जो T3 T4 है ना, वो रेस्पॉन्सिबल होते हैं मेटाबॉलिज्म के लिए।
अब जब वो वही कम हो गए तो पेशेंट की ऑटोमेटिक बेसल मेटाबॉलिक रेट क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और पेशेंट का वेट जो है वो बढ़ने लग जाएगा। ठीक है, पेशेंट के अंदर मिक्स एडिमा देखने को मिलता है। मिक्स एडिमा का मतलब होता है पूरी बॉडी के अंदर उसको एडिमा हो जाता है, फुल बॉडी एडिमा। ठीक है, पेशेंट को क्या हो जाता है, फुल बॉडी एडिमा हो जाता है। पफी फेस देखने को मिलता है, ऐसा फूला फूला सा फेस देखने को मिलता है पेशेंट का। हॉर्सनेस ऑफ वॉइस, पेशेंट की आवाज इतनी भारी हो जाती है कि ऐसा लगता है कि जैसे पता नहीं कौन इतना भारी आवाज के अंदर बोल रहा है, तो उसको बोलता है हॉर्सनेस ऑफ वॉइस। ठीक है, जब बेसल मेटाबॉलिक रेट डिक्रीज हो गए ना, तो पेशेंट का कॉन्स्टिपेशन देखने को मिलेगा, एलोपेशिया देखने को मिलेगा। एलोपेशिया का मतलब होता है गंजापन। ठीक है, लॉस ऑफ हेयर, लॉस ऑफ हेयर फ्रॉम हेड। ठीक है, जो पेशेंट के जो सर के बाल है वो क्या उड़ने होने लग जाएंगे, उड़ने लग जाएंगे। पेशेंट को हेडेक देखने को मिलेगा। ठीक है, अगर फीमेल पेशेंट है तो मेनोरेजिया देखने को मिलेगा उसको। इनफर्टिलिटी, ठीक है, बांझपन होने लग जाता है इसके कारण। और पेशेंट को जो नर्वस सिस्टम के अंदर क्या देखने को मिलेगा, पुअर मेमोरी और कंसंट्रेशन। जो पेशेंट जिसको हाइपोथायराइडिज्म कॉज हुआ है ना, वो ना तो ढंग से कोई चीजें याद रख पाएगा, ना उसको कंसंट्रेशन हो पाएगी। तो ये जो थे ये बेसिक फीचर थे जो किसके अंदर देखने को मिलते हैं, ये देखने को मिलता है हाइपोथायरॉयडिज्म के अंदर। ठीक है, जिसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट है अपने पास के अंदर हाइपोथायरॉयडिज्म के अंदर पेशेंट का वेट गेन होता है और पेशेंट के अंदर फुल बॉडी एडिमा हो जाता है, साथ में जो बेसल मेटाबॉलिक रेट है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। अब अपन बात करते हैं डायग्नोसिस की। ठीक है, तो डायग्नोसिस के अंदर सबसे पहला अपन क्या करेंगे, हिस्ट्री टेकिंग करेंगे। पेशेंट से पूछेंगे आपको क्या क्या साइन एंड सिम्टम देखने को मिल रहा है। ठीक है, फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, है ना। अब आपको मैं एक चीज और बता दूं, यहाँ पर एक और चीज क्या होती है, जो पेशेंट होता है ना वो कोल्ड इंटॉलरेंस हो जाएगा। ठीक है, पेशेंट को कोल्ड इंटॉलरेंस हो जाएगा। कोल्ड इंटॉलरेंस का मतलब उसको बहुत ज्यादा सर्दी लगने लग जाएगी। वो हल्का सा भी कम टेम्परेचर के अंदर नहीं रह पाएगा। उसको क्या फील होगा कि मुझे तो बहुत तेज सर्दी लग रही है, मेरे को तो कुछ ना कुछ ओढ़ाओ। ठीक है, तो वो होता है कोल्ड इंटॉलरेंस। तो अपन हिस्ट्री टेकिंग में पूछेंगे पेशेंट से कि आपको कोल्ड इंटॉलरेंस तो नहीं, कि हल्की सी ठंडी जगह पे जाके आपको बहुत ज्यादा सर्दी तो नहीं लगने लग जाती है। फिजिकल एग्जामिनेशन चेक करेंगे कि कहीं कोई जो सिस्ट तो नहीं है या फिर किसी ट्रॉमा के कारण तो ऐसा नहीं हुआ है। पूरा हेड टू टो एग्जामिनेशन करेंगे। ठीक है, ब्रेडिकार्डिया, पेशेंट की जो हार्ट रेट है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, पेशेंट की हार्ट रेट कम हो जाएगी, कितनी कम हो जाएगी, लेस देन 60 बीट पर मिनट। ठीक है, 60 बीट पर मिनट से कम हो जाएगी। पेशेंट को हाइपरटेंशन देखने को मिलेगा, और हाइपरटेंशन के अंदर भी जो मेनली होता है ना वो डायस्टोलिक हाइपरटेंशन देखने को मिलता है। थायराइड फंक्शन टेस्ट करेंगे, थायराइड फंक्शन टेस्ट करेंगे ना, तो T3 और T4 का लेवल क्या मिलेगा अपन को, डिक्रीज मिलेगा। ठीक है, यूएसजी करेंगे अपन, यूएसजी किसकी करेंगे, नेक की यूएसजी करेंगे। क्यों, ताकि अपन पता लगा सके कि कोई इन्फेक्शन तो नहीं है, या अदर डिजीज के कारण तो नहीं है, या फिर कोई ट्यूमर तो नहीं है। तो उसके लिए अपन क्या करेंगे, नेक एक्सरे कराएंगे, चेस्ट एक्सरे कराएंगे। और चेस्ट एक्सरे में अपन को क्या देखने को मिलेगा, पेरिकार्डियल इफ्यूजन देखने को मिलेगा। ठीक है, जब अपन चेस्ट एक्सरे कराएंगे ना, तो पेशेंट के चेस्ट एक्सरे में अपन को क्या देखने को मिलेगा, पेरिकार्डियल इफ्यूजन देखने को मिलेगा। और जो पेशेंट के जो हार्ट की जो शेप है ना वो कैसी होगी, वो होगी बोतल, वाटर बॉटल अपीरियंस देखने को मिलेगी। कैसी देखने को मिलेगी, वाटर बॉटल अपीरियंस, वाटर बॉटल, वाटर बॉटल अपीरियंस देखने को मिलेगी। ठीक है, वाटर वाटर अपीरियंस देखने को मिलेगी जब अपन पेशेंट का चेस्ट एक्सरे कराएंगे। और वाटर वाटर अपीरियंस किसका क्लासिकल साइन है, पेरिकार्डियल इफ्यूजन का क्लासिकल साइन है। ठीक है, पेशेंट का जो कोलेस्ट्रॉल है वो इंक्रीज हो जाएगा, मतलब जो लिपिड है वो क्या हो जाएंगे, पेशेंट के अंदर ज्यादा हो जाएंगे। ठीक है, जिसके कारण आगे चलकर उसको किसका खतरा हो सकता है, उसको खतरा हो सकता है आर्थ्रोस्क्लेरोसिस का खतरा हो सकता है, मतलब स्ट्रोक हो सकता है। पेशेंट के अंदर B9 B12 की डेफिशिएंसी हो जाएगी। ठीक है,
पेशेंट के अंदर क्या हो जाएगा, B9 B12 की डेफिशिएंसी हो जाएगी। और जो B12 होता है ना, इसका क्लासिकल सिम्टम क्या होता है कि जब भी किसी पेशेंट के अंदर B12 की डेफिशिएंसी होगी ना, तो जो उसके डीप टेंडन रिफ्लेक्स है ना वो एब्सेंट हो जाएंगे, प्लस पेशेंट की जो जीभ है ना वो मोटी हो जाएगी, ग्लोसाइटिस हो जाता है उसके अंदर। और क्या होगा, अपन एमआरआई कराएंगे पेशेंट की, किसकी, हेड एंड नेक, हेड और नेक की एमआरआई कराएंगे ताकि अपन को फर्दर आगे पता लग सके कि पेशेंट को क्या दिक्कत है। तो अब बचा इसके बाद में अपने पास में ट्रीटमेंट। तो इसका ट्रीटमेंट केवल और केवल बहुत छोटा सा है, जिसके अंदर क्या देते हैं अपन, टैबलेट देते हैं लीवोथायरोक्सिन की, और उसकी जो डोज होती है ना वो होती है 25 50 25 50 75 और 100 mcg। ठीक है, ये ध्यान रखना, ये mg के अंदर नहीं आती है, ये आती है mcg के अंदर। 25 mcg, 50 mcg, 75 mcg या 100 mcg के टैबलेट देंगे, और पेशेंट का हार्मोन लेवल जो उसको क्या करेंगे, मेंटेन करेंगे। तो अपन एक ले लेते हैं छोटी सी समरी, अपन ने क्या क्या पढ़ा। ठीक है, सबसे पहले अपन ने बात करी थी डेफिनेशन कि जो हाइपोथायरॉयडिज्म होता है वो होता क्या है। अपन ने पढ़ा था जो हाइपोथायरॉयडिज्म है उसके अंदर T3 T4 का लेवल कम हो जाता है। ठीक है, फिर इसके बाद में अपन ने पढ़े थे हाइपोथायरॉयडिज्म के टाइप्स, दो टाइप्स पढ़े थे अपन ने, प्राइमरी हाइपोथायरॉयडिज्म और सेकेंडरी हाइपोथायरॉयडिज्म। फिर अपन ने देखे थे उनके कॉजेज। ठीक है, कॉजेज के अंदर अपन ने हशीनोमोटो डिजीज देखी थी। ठीक है, हशीनोमोटो डिजीज देखी थी, शाइन सिंड्रोम देखा था अपन ने। ठीक है, क्रेनियल रेडिएशन के कारण देखा था। फिर इसके बाद अपन ने बात करी थी क्लिनिकल फीचर्स की। ठीक है, क्लिनिकल फीचर्स की बात करी थी, जिसके अंदर अपन ने बात करा था जो बेसिक मेटाबॉलिक रेट है वो कम हो जाएगी। बेसिक मेटाबॉलिक रेट कम होने के कारण क्या होगा, पेशेंट का वेट बढ़ जाएगा, पेशेंट को कोल्ड टॉलरेंस देखने को मिलेगी, एलोपेशिया हो जाएगा, कॉन्स्टिपेशन देखने को मिलेगा। फिर इसके बाद अपन ने बात करी थी डायग्नोसिस की। ठीक है, डायग्नोसिस के अंदर अपन ने देखा था क्या क्या डायग्नोसिस करेंगे, और लास्ट में अपन ने देखा था ट्रीटमेंट, जिसमें अपन ने लीवोथायरोक्सिन की टैबलेट दी थी और हार्मोन लेवल को मेंटेन किया था। आई होप आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। ये एक शॉर्ट एंड स्वीट वीडियो थी हाइपोथायरॉयडिज्म के ऊपर। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।